हाँ जी, सभी को नमस्ते, नमस्कार। तो साथियों, आधुनिक भारत की बात कर रहे थे हम, आरएस मेंस की क्लास चल रही थी। आधुनिक भारत में हमने पढ़ा था जो ये ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ थी, कि कैसे ब्रिटिश लोगों ने आर्थिक नीतियों के द्वारा भारत के ऊपर अपनी हुकूमत की और भारत के जो लोग थे उनको अपने आर्थिक नीतियों के ऐसे जाल में फँसाया कि उन्हें ये लगने लग गया कि ये लोग हमारा विकास करने आए हैं, भला करने आए हैं और जबकि वो उनका क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। तो मैंने बार-बार आपको एक आंकड़ा दिया था कि जब यूरोपीय लोग, विशेष तौर पर ब्रिटेन के लोग जब भारत आए थे, तो उस वक़्त भारत की जीडीपी थी, वो पूरी दुनिया की 25% जीडीपी थी और जब वो भारत से निकले थे, तो 1% ही नहीं रही थी। तो आप सोच के देखिए कि उतने सालों में उन्होंने कितना बड़ा शोषण किया था। तो हमने 3 चरणों में उनकी आर्थिक नीतियों को पढ़ा था कि पहले वाणिज्यवाद की नीतियाँ आई थी 1757 से 1813 के बीच में, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद में ये माना जाता है कि भारत में आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी, क्योंकि जो ब्रिटिश इतिहास लेखन है वो प्लासी के युद्ध के हिसाब से देखता है। तो हम भी यही देखते हैं कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, तब ब्रिटेन के पास ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काफ़ी कुछ अच्छी राजनीतिक हुकूमत आ जाती है, तो उनको ये लगता है कि हम अपनी पॉलिसी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम 1757 के दौर के बाद के दौर में देखते हैं। 1757 से 1813 के दौर को हमने वाणिज्यवाद का दौर कहा था। 1813 से 1857 के दौर को हमने औद्योगिक पूंजीवाद का दौर कहा था और 1857 के बाद के दौर को हमने वित्तीय पूंजीवाद। और उन सब का क्या-क्या, उनके क्या-क्या मायने थे, क्या-क्या वो नीतियाँ थी और उन नीतियों के पीछे क्या कारण रहे थे और उन नीतियों के क्या-क्या प्रभाव रहे थे, उनके बारे में हमने तसल्ली बख्श वीडियो में जान लिया था। 1 घंटे 6 मिनट का वो वीडियो था, आपने उसको देख लिया होगा। अब उन्हीं आर्थिक नीतियों को थोड़ा हम खोल के और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बार-बार मैं एक बात कहता हूँ आपको कि आधुनिक भारत पढ़ते हैं ना, आधुनिक भारत में 2 चीज़ ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे खतरनाक थी। एक तो उनका आर्थिक शोषण और दूसरा उनका नस्लवाद। ठीक है? और इसके बारे में बहुत कम अक्सर बातें होती हैं कि कैसे उन्होंने आर्थिक शोषण किया। और बात ये थी कि बड़ा-बड़ा वो लोग यही बोलते थे कि व्हाइट मैन्स बर्डन, कि ये सफ़ेद लोगों के ऊपर अधिभार है कि वो आप जैसे बर्बर जंगली लोगों का क्या करे, सभ्यता सिखाए, आपको रहने का, खाने-पीने का तरीका सिखाए और हम आपका विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। हम आपके लिए रेल लेके आएँगे, हम आपके लिए तार लेके आएँगे, हम आपके लिए डाक लेके आएँगे। वो सब चीज़ें जो यूरोप में है, वो हम आपके लिए लेके आएँगे। लेकिन क्या वो सच में विकास था? या उस विकास के बहाने, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने भारत के अंदर एक लूट मचने वाली थी, भारत का खून पिया जाने वाला था, भारत का शोषण किया जाने वाला था। और जैसा कि एक इतिहासकार सुलिवान साहब कहते हैं कि ब्रिटिश की आर्थिक नीति ऐसी थी, ऐसे लगता था जैसे गंगा से स्पंज के थ्रू पानी को सोखा जा रहा है और फिर जाके टेम्स नदी में उसको क्या कर दिया गया, निचोड़ दिया गया। एक तरीके से भारत का पैसा भारत से बाहर जा रहा था। जो हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ा था, धन की निकासी। अब इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली वो धन की निकासी क्या थी। और जब आप ने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, तो जब हम नर्मदल पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कि नर्मदल के लोगों का क्रेडिट ये था कि उन्होंने सबसे पहले आर्थिक राष्ट्रवाद को समझा है और उन्होंने बताया था कि धन की निकासी क्या है, जिसमें हम महागोविंद रानडे का नाम लेते हैं, दादाभाई नौरोजी का लेते हैं, आरसी दत्त का लेते हैं। इन लोगों ने बताया था कि ये क्या चीज़ होती है धन की निकासी। साथ में हमने जब थोड़ा बहुत राजा राम मोहन राय के बारे में जब धर्म सुधार के अंदर पढ़ा था, तब भी धन की निकासी की चर्चा हुई थी। खैर, जब हम धर्म सुधार पढ़ेंगे तब मैं वापिस आपको इस राजा राम मोहन राय के कथन के बारे में बताऊंगा कि कैसे उन्होंने सबसे पहले धन की निकासी को समझा। लेकिन बात ये थी कि धन की निकासी शब्द क्या था? शब्द ये था कि भारत का धन है ना, वो निकल के किधर जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा। तो ऐसे तो है नहीं कि वो पट्ठल में भर-भर के, गाड़ियों में भर-भर के, रेल में भर-भर के धन ले जा रहे थे। नहीं, वो वित्तीय नीतियों, आर्थिक नीतियों के द्वारा है ना, वो धन ले जा रहे थे। किसकी नीतियों के द्वारा? आर्थिक नीतियाँ ऐसी बनाई जा रही थी, आयात-निर्यात की नीतियाँ ऐसी बनाई जा रही थी, उत्पादन की नीति ऐसी बनाई जा रही थी, औद्योगिकरण की नीति ऐसी बनाई जा रही थी, खेती की नीति ऐसी बनाई जा रही थी कि भारत का धन है ना, वो निकल के किधर जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा। इन सब के बारे में हम बातें करेंगे। तो जैसे 2-3 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे एक तो होता है कृषि का व्यावसायीकरण और एक टॉपिक आता है ग्रामीण ऋणग्रस्तता, ग्रामीण ऋणग्रस्तता। एक शब्द आता है
अनऔद्योगिकरण। अनऔद्योगिकरण। अगर हम ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों को पढ़ते हैं, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हम पढ़ते हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो बड़ा प्रभाव था अनऔद्योगिकरण। जैसे मैंने पहले वीडियो के अंदर बताया था कि ब्रिटेन ने विकास तो किया था भारत के अंदर, लेकिन किसका विकास किया था? पिछड़ेपन का विकास किया था। डेवलपमेंट ऑफ अनडेवलपमेंट, ठीक है। तो अनऔद्योगिकरण किया उन्होंने। क्या किया? भारत में जो पहले ही सेकेंडरी सेक्टर चल रहा था, जो औद्योगिक क्षेत्र चल रहा था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर चल रहा था, उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को उन्होंने तबाह कर दिया। उसको तबाह कर दिया और उसके अल्टरनेट में, उसके विकल्प में एक नया सेकेंडरी सेक्टर या नया औद्योगिक क्षेत्र उन्होंने खड़ा नहीं किया। तो वो अनऔद्योगिकरण क्या था? ग्रामीण ऋणग्रस्तता क्या थी? ऐसी क्या चीज हुई कि भारत का जो रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो सेक्टर एक तरीके से डेब्ट क्राइसिस में ऐसा फंस गया कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल सका। और भारत के किसानों की, भारत के जो कृषक मजदूर थे, उनकी एक तरीके से रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी थी ब्रिटिश आर्थिक। कैसे तोड़ी थी उसके बारे में हम बात करें। अब ये जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता पढ़ते हैं ना, उसके अंदर एक शब्द आता है कृषि का व्यवसायीकरण। अब होता क्या है कृषि का व्यवसायीकरण? अब जैसे सीधा सा कॉमर्शियलाइजेशन शब्द इंग्लिश में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो होता क्या है, जैसे अपने ये कपास, तो आजकल सबसे, अगर कपास और गन्ना, अगर आज के वक्त हम देखें, तो जो बाजार की फसलें हैं जिनको बाजार पे भेजने से सीधी मुद्रा की आय होती है, देखिए बाकी तो खाद्यान्न फसलें होती है, जैसे आपका बाजरा है, गेहूं है, ठीक है। और उसके बाद में गैर खाद्यान्न फसलें जो बाजार के अंदर मार्केट क्रॉप इनको जो बोला जाता है ना, वो कपास और गन्ना है। उसी तरीके से उस वक्त जब ब्रिटेन के लोग आए थे, तो क्या था? भारत की कृषि थी वो निर्वाह कृषि थी। ठीक है कि आपने चावल उगा लिए, गेहूं उगा ली, बाजरा उगा लिया, ज्वार उगा लिया, खाया पिया, और जो बच गया एक्सेस में उसको बाजार में बेच के जो भी घर घर की काम आने वाली वस्तुएं थी उनको खरीद लिया था। ये एक निर्वाह कृषि का मॉडल था भारत के। लेकिन जब ब्रिटेन के लोग आए, तो ब्रिटेन के लोगों की नीड थी, देखो ब्रिटेन भारत पे शासन किस तरीके से कर रहा था, कि ब्रिटेन के लोग क्या चाह रहे थे, ये मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था। तो ब्रिटेन के लोग ये चाह रहे थे कि ब्रिटेन में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगी हुई थी, तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुलभ तरीके से अनाज मिल सके। अब उनके पास भारत जैसी बड़ी कॉलोनी थी, तो क्या करते थे? वो भारत से खाद्यान्न वस्तुओं को लेते थे, ताकि ब्रिटेन के लोग है ना भूखे ना मर सके। ठीक है, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, कि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री की मांगे थी, मान लो ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग, जब औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में शुरू हुई थी, जो हमने पढ़ा था जब विश्व इतिहास पढ़ा था कि उस पहली औद्योगिक क्रांति थी वो सूती वस्त्र उद्योग में आई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आई थी। अब उनके लिए कपास चाहिए। अब कपास ये है कि ब्रिटेन तो छोटा सा एक द्वीपीय देश है, उसके अंदर तो इतनी कपास का उत्पादन हो नहीं सकता। तो कहाँ पे करो, कहाँ पे करेंगे? भारत जैसे एक उपनिवेश के अंदर करेंगे, भारत जैसे एक कॉलोनी के अंदर करेंगे। तो उस कॉलोनी के अंदर हम ये चाहते हैं कि सस्ते से सस्ते तरीके से हम कपास का उत्पादन कर सकें। इसके लिए हमें चीप लेबर चाहिए, चीप लैंड चाहिए, सब चीज़ें चीप चाहिए। और सस्ते दर पर हम कपास को खरीद के अपनी फैक्ट्री में ले जाके उनकी प्रोसेसिंग करके हम सूती वस्त्र बना सके, या अन्य प्रकार के वस्त्रों का क्या कर सके, उत्पादन कर सके। इसलिए हमें क्या करना होगा, कि हमें राज स्थापित करना होगा, अपना अपना अपनी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, अपने तरीके का प्रशासन स्थापित करना पड़ेगा, अपने तरीके की नीतियां बना के उन नीतियों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और यही मैं कह रहा हूँ कि 1757 में प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद उन्हें ये सब मौके मिल जाते हैं कि कैसे उन्हें अपनी नीतियों को क्रियान्वित करना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो कृषि का व्यवसायीकरण था, वो बंगाल से शुरू हुआ सबसे पहले, और पूर्वी या पूर्वोत्तर भारत से शुरू होकर वो फिर बाद में पश्चिमी भारत की तरफ आया था। ठीक है, तो अब कृषि का व्यवसायीकरण सबसे पहले बंगाल में स्टार्ट होता है और पंजाब में बाद में आता है। ठीक है, और आजकल क्या है, कृषि का व्यवसायीकरण सबसे ज्यादा पंजाब में, आधुनिक भारत में, आज के वक्त के भारत में। लेकिन उस वक्त सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया ने जो शुरू किया था वो बंगाल के अंदर किया था। कारण था क्योंकि बंगाल के अंदर गंगा यमुना, जैसे आज का बांग्लादेश भी तो उसी में शामिल था, बड़ी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र था, और बाढ़ के मैदान बने हुए थे, बढ़िया काम मिट्टी आती थी, बढ़िया पानी था। और आप जूट, रेशम, जूट का, गन्ने का, कपास का, और भी जो ये धान की फसलें हैं, उनका आसानी से उत्पादन कर सकते थे। और दुनिया की सबसे बड़ी उत्पादक मिट्टियां उस वक्त वहां पे विद्यमान
तो इन्होंने इसलिए अपने हितों के लिए, ब्रिटेन के हितों के लिए अपने तरीके की आर्थिक नीतियां लागू की और उसके अंदर भारत का जो ग्रामीण कृषि क्षेत्र था उसको अपने इलाके के अंदर, अपने शिकंजे के अंदर जकड़ लिया था। कैसे जकड़ा था? धीरे धीरे हम सिलसिलेवार तरीके से बढ़ते हैं। कृषि का व्यवसायीकरण, इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इतिहास का कोई भी टॉपिक पढ़ो उसके 3 डायमेंशन हमेशा लो, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है? तो मैं सबसे पहले आर्थिक कारण को बताऊंगा, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ये दिमाग में रखो, उनका सोशल डायमेंशन क्या था, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या था। देखो, सबसे बड़ा जो कोर इंटरेस्ट था उनका वो था इकोनॉमिक, उनको भारत को लूटना था। ठीक है? वो व्यापार करने आए थे और अपने व्यापार को अपने तरीके से चलाने के लिए उन्होंने भारत पर राज स्थापित किया। तो उनका कोर इंटरेस्ट तो क्या था? इकोनॉमिक्स था। लेकिन ये था कि हमें अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए हमें इनके ऊपर सोशल होल्ड भी करना है और पॉलिटिकल होल्ड भी करना है। तो कृषि के व्यवसायीकरण में उनका फायदा क्या था? उनको ये लगता था कि कृषि के व्यवसायीकरण के द्वारा हम ब्रिटिश समर्थक ऐसा सामाजिक वर्ग तैयार कर सकते हैं जो जब जरूरत पड़ेगी ना तो हमारे लिए खड़ा हो सके। ये हमने 1857 की क्रांति में पढ़ा था कि 1857 की क्रांति में बहुत सारे जमींदारों ने किसका साथ दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ। क्योंकि उन जमींदारों के लिए उन्होंने ऐसी नीतियां तैयार की थी, उन जमींदारों को ऐसे वित्तीय अधिकार दिए थे, तो जमींदारों को ये लगा कि अब हमारे मालिक के ऊपर संकट आया है, तो हम भी अपने मालिक का क्या दे? साथ दे। ऐसा ही उन्हें एक राजनीतिक वर्ग चाहिए था, ब्रिटिश समर्थक राजनीतिक वर्ग तैयार किया जाए। ये क्या था? कृषि के व्यवसायीकरण के पीछे एक रीजन था। किसका रीजन था? ब्रिटेन के लोगों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये रीजन था कि हमें ब्रिटिश समर्थक एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक वर्ग तैयार करना है कि जब हम पे संकट आए तो ये लोग हमारे काम। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारण क्या था कि जिसके पीछे उनकी सोच ये थी कि अब हमें ये करना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, जब भी ये सब बातें आई ना, उनके पीछे कोर इंटरेस्ट क्या था? ब्रिटिश औपनिवेशिक हित। ब्रिटेन के लोगों का क्या हित था ये हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ा था। अब ब्रिटेन के लोगों का हित ये था कि भारत को क्या बनाया जाए? बाजार बनाया जाए। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था 1757 से 1813 के बीच में ब्रिटेन के लोगों का मकसद ये था कि भारत से सस्ते दाम में वस्तुएं खरीद कर उनको यूरोप में महंगे से महंगे दाम पे बेच के ज्यादा से ज्यादा क्या कमाया जाए? प्रॉफिट कमाया। जब उनके पास ये प्रॉफिट हो गया, उस प्रॉफिट को उन्होंने लगाया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। किस में लगाया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। भारत से कमाए हुए प्रॉफिट से, भारत से कमाए हुए रोकड़े से उन्होंने औद्योगिक क्रांति में निवेश किया, एक तरीके से औद्योगिक क्रांति को स्पॉन्सर किया। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कामयाब हो गया तो उनको ये लगा कि इसके लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए और जो बना हुआ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उनके लिए जो मार्केट चाहिए, उसके लिए हमें कॉलोनी के ऊपर पूरा क्या चाहिए? होल्ड चाहिए। कॉलोनी के ऊपर पूरा क्या चाहिए? होल्ड चाहिए। तो अब हमें ब्रिटेन के लोगों का हित क्या था कि भारत को क्या बनाना है? बाजार बनाना है। कच्चे वस्तुओं, कच्चे माल के लिए तो आयातक बना दो और विनिर्मित वस्तुओं का क्या बना दो? बाजार बना दो। क्या बना दो? बाजार बना दो। इसके लिए ना कृषि का व्यवसायीकरण करना क्या था? बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कच्चे माल के लिए कृषि का व्यवसायीकरण करना ही पड़ेगा। जूट का उत्पादन करो, रेशम का उत्पादन करो, कपास का उत्पादन करो, गन्ने का उत्पादन करो, चाय का उत्पादन करो, कॉफी का उत्पादन करो, अफीम का उत्पादन करो। ये सब कृषि के व्यवसायीकरण से जुड़ी हुई चीजें थी, क्योंकि इसके पीछे जो कोर इंटरेस्ट था ना वो ब्रिटेन के लोगों का आर्थिक हित था। जब हम पढ़ते हैं इन नीतियों को, पढ़ते हैं 1757 से 1813, 1813 से 1857, तो मैंने साथ साथ में आपको ये समझाया था इन ब्रिटेन की जो आर्थिक नीतियों की मांग जैसे जैसे बदलती गई, वैसे वैसे ब्रिटेन ने विभिन्न रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट के माध्यम से अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया। जैसे 1813 और 1833 में देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पर कतर दिए गए थे कि आप अब, पहले तो ये बोल दिया गया कि आप चाय और सिर्फ चीन से व्यापार करोगे, बाकी जो पूर्वों के साथ, पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार है वो आपका बंद है। और उसके बाद में ये भी बोल दिया गया कि आप न तो अब चाय का करोगे, न मतलब सब चीजें उनकी बंद कर दी गई थी। अब क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में तो बहुत सारे इंग्लैंड के लोगों ने अपने शेयर डाल रखे थे, बहुत सारे शेयर खरीद रखे थे। तो उनको ये लगता था अब हमारे प्रॉफिट का क्या हुआ? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को तो आपने व्यापार करने के लिए बंद कर दिया। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि चलो अफीम का व्यापार करते हैं, नील का व्यापार करते हैं। और अफीम के लिए तो चीन के साथ भारत के ब्रिटिश इंडिया के दो युद्ध भी हुए थे।
और उसमें क्या था कि ब्रिटेन के लोगों को अफ़ीम का इतना आदी बना दिया गया था। अब होता क्या था देखो, वही बात थी कि इनका कोर इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स। भारत के लोगों को कहते थे अफ़ीम का उत्पादन करो और भारत से सस्ते में अफ़ीम खरीदते थे। फिर वो अफ़ीम चीन में बेचते थे और उस अफ़ीम के चीन के लोग हो गए आदी, कि अब हमें अफ़ीम ला के दो। आदी हो गए तो डिमांड बढ़ी तो रेट बढ़ा दी। अब चीन के लोगों को अफ़ीम बेच के चीन के लोगों से पैसे कमा रहे हैं। उसी पैसे से फिर चीन की वस्तुएँ खरीद कर उनको यूरोप में बेचकर फिर प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। ये त्रिभुज वाला ट्रायंगल ट्रेड हो गया। तो इस ट्रेड में अंतिम प्रॉफ़िट किसको हो रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉफ़िट हो रहा है सिर्फ़ ब्रिटेन को। भारत की ज़मीन, भारत का जल, सबका दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है और वहाँ पे अफ़ीम का उत्पादन हो रहा है और वो अफ़ीम जो भारत के किसान बेचकर चीन में ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते थे, मुनाफ़ा कौन कमा रहा है? मुनाफ़ा कमा रहे हैं ब्रिटेन के व्यापारी। और ब्रिटेन के व्यापारी उसी मुनाफ़े से चीन की वस्तुएँ खरीद कर यूरोप में बेचकर उससे और ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रहे हैं। तो ये एक तरीके का उनका जो व्यापार का जो नीतियाँ थी, वो सारी की सारी शोषण पे थी और जो पूरे का पूरा प्रॉफ़िट निकलता था, वो सीधा कहाँ चला जाता था? ब्रिटेन के पास चला जाता था। इसी को हम धन की निकासी के तौर पर हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो क्या था कि हमने पढ़ा कि कृषि का जो व्यवसायीकरण था, उसका सामाजिक कारण था कि एक ब्रिटिश समर्थक सामाजिक वर्ग तैयार किया जाए और आर्थिक कारण सॉरी राजनीतिक कारण पढ़ा कि ब्रिटिश समर्थक राजनीतिक वर्ग तैयार किया जाए। आर्थिक कारणों में हमने पहले देखो, आर्थिक कारणों में एक शब्द बार-बार लिखो मेंस में आप। ब्रिटिश औपनिवेशिक हित किसमें थे? ब्रिटिश औपनिवेशिक हित किसमें थे? तो ब्रिटेन के लोगों का हित था कि भारत को बाज़ार बनाओ, कच्चे माल भारत से ज़्यादा लो और ब्रिटेन में विनिर्मित जो वस्तुएँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बेच दो। और वैकल्पिक नीति लाभांश के लिए जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जब व्यापार के अधिकार के पर कतर दिए गए थे, तो अफीम और नील के द्वारा है ना, उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे पैसे कमाए थे। तो अफीम और नील की खेती का उत्पादन करने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। नगरीकरण की माँग, जैसे नगरीकरण के अंदर जो बड़े ट्रेड सिटी थे जहाँ पे ये जहाज के लंगर लगते थे, उनके लिए जूट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। या जो शहर के अंदर जो लोग रखते थे, जो रेशमी कपड़े पहनते थे, उनके लिए रेशम ज़रूरी था और चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें क्या थी, ज़रूरी थी और इसके लिए कृषि का व्यवसायीकरण करना ज़रूरी था। और एक इसी के साथ औद्योगिकरण की माँग के लिए मैंने आपको जैसे सर्वप्रथम उदाहरण दिया था गन्ना का और कपास का। इसके लिए कपास या फिर नील, और जैसे हम नील आंदोलन भी पढ़ेंगे, नील के लिए 2-3 आंदोलन हुए थे और एक चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बारे में हम तसल्ली से पढ़ेंगे। तो औद्योगिकरण की माँगों को पूरा करने के लिए गन्ना और कपास और नील का क्या होता था? उत्पादन। तो कृषि के व्यवसायीकरण के 3 कारण, मैंने कहा था 3 डायमेंशन आपको देखने हैं। सामाजिक और राजनीतिक तो बहुत सीधा-सीधा हो गया कि ब्रिटिश समर्थक सामाजिक और राजनीतिक ऐसा वर्ग तैयार करना था, जो मुश्किल के समय आप क्या कर सको कि ब्रिटेन के लोगों की मदद कर सको, जैसा कि हमने 1857 की क्रांति में देखा। और दूसरा ये था कि आर्थिक कारण क्या थे, ब्रिटिश औपनिवेशिक हित क्या थे, कि ब्रिटेन के लोगों का हित होना चाहिए, भारत को बाजार बनाना चाहिए। ये बात मैंने आपको बार-बार पहले वीडियो के अंदर बताई थी। वैकल्पिक नीति लाभांश के लिए तो अफ़ीम का उदाहरण दे सकते हो, भारत, चीन और ब्रिटेन के बीच में जो हुआ था। नगरीकरण की माँग के लिए जूट का उत्पादन करो, जैसे जूट का मैंने उदाहरण दिया था, जहाज के लंगर के लिए, रेशम, रेशमी कपड़ों के लिए, चाय, इन सब का उत्पादन, कॉफ़ी का उत्पादन, औद्योगिकरण की माँग के लिए गन्ने का उत्पादन, कपास का उत्पादन और नील का उत्पादन। अब कृषि का व्यवसायीकरण है क्या? मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। देखो, बहुत सिंपल मैंने लिखा है, ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों के लिए नकदी फसलों का ज़बरदस्ती थोपा गया। देखो, सीधी-सी बात है, कृषि का व्यवसायीकरण हो सकता है कि बुरा नहीं हो। कृषि के व्यवसायीकरण के कुछ फ़ायदे हमें हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के अंदर साफ-साफ दिखाई देते हैं कि जहाँ पे कृषकों का एक समृद्ध वर्ग तैयार हुआ है कृषि के व्यवसायीकरण के द्वारा। हालाँकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन उसका एक समृद्ध वर्ग तैयार हुआ है। अब वो थोपा हुआ प्रोसेस नहीं है, उसको सरकार ने प्रमोट किया था कि आप ऐसी चीज़ें कीजिए, उसके लिए प्रोत्साहित किया था। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया था उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो कृषि का व्यवसायीकरण भारत के किसानों पे थोपा था, फ़ोर्सफुली किया था। तो जबरदस्ती थोपा गया कृत्रिम ढांचा था, जिसने रेलवे जैसे साधनों के द्वारा व्यापार एवं मौद्रिक संबंधों का क्या किया था, विस्तार किया। अब कृषि के व्यवसायीकरण की इससे बढ़िया कोई डेफिनेशन नहीं बन सकती। 2 नंबर के अंदर सारी चीजें दे दोगे क्या? हित कौन से थे? ब्रिटिश औपनिवेशिक हित। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आरएएस मेंस के अंदर जब भी मॉडर्न इंडिया का आंसर राइटिंग करो, ब्रिटिश औपनिवेशिक हित अवश्य लिखिए, क्योंकि उसके बिना मॉडर्न इंडिया की कहानी के अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे जो कोर इंटरेस्ट था वो क्या था? ब्रिटिश औपनिवेशिक हित था, नकदी फसलों का।
नकदी फसल, ठीक है? खाद्य फसल नहीं, नकदी फसल, उनका ज़बरदस्ती थोपा गया कौन-सा था? कृत्रिम ढांचा था। क्या था? कृत्रिम, आर्टिफ़िशियल था। नेचुरल ढांचा नहीं बना हुआ था। वो ज़बरदस्ती ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किसानों पे थोपा था। रेलवे जैसे साधनों के द्वारा, रेलवे रेलवे क्या करता था? कच्चे माल को जल्दी से जल्दी पहुँचाओ पोर्ट तक और विनिर्मित माल को जल्दी से जल्दी भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में पहुँचाओ। के द्वारा व्यापार और मौद्रिक संबंधों का क्या किया? विस्तार किया। मौद्रिक संबंध। ठीक है, भारत के समय किसान आपस में एक अनाज के बदले कोई चीज़ें खरीद लेते थे। 1 बोरा अनाज दे दिया, 1 ऊँट ले लिया या 2 बोरा अनाज दे दिया, 10 बकरियाँ ले ली। इस तरीके का ट्रेड चलता था। तो मौद्रिक संबंध नहीं थे, बार्टर सिस्टम था, वस्तुओं का विनिमय था। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया? मौद्रिक संबंधों का विस्तार किया क्योंकि नकदी फसल थे ना, तो नकदी फसलों के बेचो और जल्दी से पैसा लो और उस पैसे को लेके जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं या जहाँ से आपने कर्ज़ ले रखा है, उनका कर्ज़ चुकाओ, कुछ भी करो। तो मौद्रिक संबंधों का क्या किया? विस्तार किया। एक बार फिर देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों के लिए नकदी फसलों का जबरदस्ती थोपा गया कृत्रिम ढांचा, जिसने रेलवे जैसे साधनों के द्वारा व्यापार एवं मौद्रिक संबंधों का क्या किया था? विस्तार किया था। ये कृषि का व्यवसायिक। अब ये शब्द आता है ना, कृषि का व्यवसायीकरण। हम प्रीलिम्स में पढ़ते थे, तो हमने इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा था कि कृषि का व्यवसायीकरण होता क्या है। तो व्यापार और मौद्रिक संबंधों का विस्तार था। और जो नकदी फसलें थी ना, उनका एक जबरदस्ती थोपा गया कृत्रिम ढांचा था। और किसके लिए थोपा गया था? किसके इंटरेस्ट के लिए थोपा गया था? और ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट, ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों के लिए। अब क्या प्रभाव पड़ा उसका? देखो, कारण भी हमने 3 डायमेंशन में पढ़े, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। मैंने आपको बताया था 2 कारण आर्थिक के याद रहे, 2 सामाजिक के, 2 राजनीतिक के, कुल मिला के 7-8 पॉइंट इकट्ठे हो जाते हैं और बुलेट पॉइंट में हम आसानी से अच्छा आंसर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब देखिए प्रभाव क्या पड़ा? अब बात ये थी कि फसलों का आप ठीक है वाणिज्यीकरण कीजिए, लेकिन अब आप देखिए पंजाब और हरियाणा के अंदर कृषि का वाणिज्यीकरण करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। इतना चाहिए। ये नहीं कह रहा वेल सेटल्ड है, लेकिन भारत में जो माना जाता है ना, वो सबसे अच्छा वहीं पे है। अगर आप पूर्वी यूपी और बिहार के अंदर चले जाओ, तो क्या कृषि का वाणिज्यीकरण शुरू कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब क्या है कि इन्होंने तो ये कह दिया कि हाँ, आप है ना, ये जो 3 कठिया प्रथा लागू कर दी कि जो 20वाँ हिस्सा ज़मीन का है, उसका 2 बट्टा जो 20 3 बट्टा 20वाँ हिस्सा है, वहाँ पे आप नील की खेती का उपजाओगे, उसका उत्पादन करोगे। ठीक है, उस वहाँ वहाँ पे नदियाँ थी, काँप की मिट्टी थी और उत्पादन अच्छा होता था। लेकिन जो मॉडर्नाइज़ेशन, जो आधुनिकीकरण की ज़रूरत थी, जो हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि आर्थर यंग ने किया, ये कहा था, जेथो टनल बना था, ये बना था, वो बना था। तो जो चीज़ें ब्रिटेन में कृषि के औद्योगिकरण के लिए लागू हुई थी, आधुनिकीकरण के लिए लागू हुई थी, वो भारत को नहीं दी। भारत में तो ये है कि सब कुछ किसानों पे डाल दिया कि आप ही करो। मतलब उस लेबर का इतना एक्सप्लॉइटेशन करो, उसका इतना शोषण करो, उससे से कम दामों के अंदर, कम से कम मज़दूरी के ऊपर, कम से कम खर्चे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कराओ। तो कृषि का कोई आधुनिकीकरण उन्होंने नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ना, जबरदस्ती थोपा गया एक कृत्रिम ढांचा था, जिसमें औद्योगिकरण कुछ नहीं किया। अब देखो, आप वापिस हरियाणा और पंजाब का उदाहरण लीजिए। ये किसान जाता है, केसीसी लेता है, केसीसी से उसने 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लिए, ठीक है? और उससे फिर उसने क्या किया कि जो भी आवश्यक चीज़ें थी वो खरीदी और उससे उसने खेत में इन्वेस्टमेंट किया और खेत में बीज बो दिए। 6 महीने बाद फसल उगी। उसके बाद में उसने क्या है कि अपनी केसीसी चुका दी और जो पैसा उसको मिलना था, मिला। एक तरीके का क्या बना हुआ है? ऋण बाज़ार बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ऋण बाज़ार। भूमि का भी एक बाज़ार बना हुआ है। एक लेबर मार्केट भी बना हुआ है, जो आपको एकदम साफ-साफ हरियाणा, पंजाब में नज़र आएगा कि ये लेबर मार्केट है, ये लैंड मार्केट है, ये ऋण बाज़ार बना हुआ है। और इस पूरे बाज़ार के अंदर बैंकिंग सिस्टम जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप कृषि का वाणिज्यिकीकरण कर रहे हो, कृषि का व्यवसायीकरण कर रहे हो, तो इन चीज़ों का भी साथ में विकास होना चाहिए ना। श्रम बाज़ार का होना चाहिए, भूमि बाज़ार का होना चाहिए, ऋण बाज़ार का होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई विकास हमें वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। क्यों? कि बस फ़ोर्सफुली ज़बरदस्ती थोपा गया मॉडल था कि कैसे न कैसे करके हमें तो इनका शोषण करके हमें अपने ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट पूरे करने हैं, हमें भारत के किसानों से क्या मतलब है? तो प्रभाव ये हुआ कि श्रम बाज़ार, भूमि बाज़ार और ऋण बाज़ार का कोई भी विकास नहीं हुआ। और जो भी प्रॉफ़िट बना ना, जो भी प्रॉफ़िट बना, ये प्रॉफ़िट लिखा हुआ है,
जो भी प्रॉफिट बना, मान लो कृषि के व्यवसायीकरण से फिर भी कोई प्रॉफिट बना, तो वो सिर्फ ऊपरी वर्ग को मिला, जो विदेशी फर्म इससे जुड़ी हुई थी ना, उनको मिला। मान लो कोई छोटा मोटा व्यापारी भी भारत का जुड़ा हुआ था ना, उस व्यापारी को भी इतना फायदा नहीं मिला जितना प्रॉफिट ऊपरी वर्ग को मिला या विदेशी फर्म को मिला। एक तरीके से ये समझिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय की सबसे बड़ी एमएनसी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, और जो चाहती थी ना सारा प्रॉफिट क्या था, उसी का था, और किसी का कोई प्रॉफिट। एक बात मैंने ये बताई कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो वहाँ के जो श्रमिक थे, वहाँ के जो लोग थे, उनको खाने के लिए अनाज चाहिए, ताकि वो फैक्ट्री में ढंग से क्या कर सके, उत्पादन कर सके। वो अनाज कहाँ से जा रहा था? भारत से जा रहा था। अब भारत से वो अनाज वहाँ पहुँच रहा है, लेकिन भारत के लोगों के पास अनाज की उपलब्धता क्या हो गई? कम हो गई। इसीलिए मैंने आपको बताया था पहले वीडियो के अंदर कि ब्रिटेन ने 1757 के बाद जब अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करना शुरू किया, तो हर तीसरे साल में भारत में अकाल पड़ता। अकाल वो मानव निर्मित अकाल। क्यों? क्योंकि आपने अनाज को कहाँ पहुंचा दिया? ब्रिटेन को पहुंचा दिया। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो अनाज आम जनता को वितरित करना था, वो अनाज आपके पास उपलब्ध ही नहीं था। और देखो, उसमें भी सबसे बड़ी हरामीपने की बात ये थी कि वो ये बोलते थे कि ये मुक्त व्यापार है, ये बाजार की मांग है, ये बाजार की पूर्ति है, बाजार की डिमांड एंड सप्लाई है। और बाजार की जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, वो प्रकृति के नियम की तरह है। अगर आप और मैं धर्मार्थ कार्य करते हुए लोगों के बीच में अनाज पहुंचाएंगे ना, तो जो कुदरत का जो मांग और पूर्ति के नियम का हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो धर्मार्थ लोग जो अकाल के अंदर अनाज वितरित करके लोगों की सेवा करना चाहते थे, उन धर्मार्थ संस्थानों को भी ब्रिटेन के लोग रोक देते थे कि नहीं, आप है ना मांग और पूर्ति के नियमों की क्या कर रहे हो? अवहेलना कर रहे हो। तो इन आर्थिक नीतियों के कारण, कृषि के व्यवसायीकरण के कारण अकाल की संख्या बढ़ी और भूखमरी बढ़ी। और ये हमें दिखाई देता है कि 10 या 12 अकाल तो ऐसे थे ब्रिटिश शासन के समय, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की जानें ना एक साल के अंदर ले ली थी। कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, और मैंने आपको बताया था पहले वीडियो के अंदर कि जब अनौद्योगिकरण हुआ और जो भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर टूटा, तो उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो बेरोजगार लोग थे, वो कहाँ पे टूट पड़े? खेती के ऊपर टूट पड़े। और जोत का आकार क्या होने लग गया? घटने लग गया। और वैसे ही मैंने बताया कि जैसे नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रथा शुरू की थी, जिसमें क्या था कि 3/20 जगह खेती करोगे, तो अब बच गया कितना? 17/20। तो अब जोत का आकार घट गया या नहीं घट गया? तो कृषि के व्यवसायीकरण के कारण जोत का आकार घट गया, जो खाद्यान्न फसलें थी उनके लिए। और खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कमी होगी, और जो कमी हुई थी, वो तो चलो ठीक है, कोई थोड़ा बहुत मान लो कमी हो गई, लेकिन उत्पादित हुए माल को, अधिकतर माल को कहाँ भेज दिया जाता था? ब्रिटेन की जनता के लिए या ब्रिटेन के श्रमिकों की भूख मिटाने के लिए भेज दिया जाता था। तो भारत की जनता के पास है ना, जो माल था ना, उस माल की संख्या क्या हो गई? बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। क्या हो गई थी? कमी हो गई। तो जोत का आकार घट गया था। किसके लिए घट गया था? खाद्यान्न फसलों के लिए जोत का आकार घट गया था। तो ये कृषि के व्यवसायीकरण का क्या है? आर्थिक प्रभाव है। अब जो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से जुड़ी हुई है। जब मैं आपको लास्ट में धन की निकासी पढ़ाऊंगा, तो ये सब चीजें आपस में जुड़ जाएगी। और आप देखिए कि आपके पास 15 या 20 ऐसे शानदार शब्द तैयार हो जाएंगे, जिनको आप अच्छे तरीके से समझ लोगे। और जब भी मॉडर्न इंडिया में कोई 5 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सामाजिक प्रभाव क्या पड़े? परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो सामाजिक ढांचा बना हुआ था ना, वो सामाजिक ढांचा टूट गया। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ठीक है, निर्वाह खेती हो रही थी, गेहूं उपजा लिया, बाजरा उपजा लिया, आपका धान उपजा लिया, ज्वार उपजा लिया, खा लिया, और जो एक्सेस में बच गया उसको बाजार में बेच के जो भी जरूरत की वस्तुएं थी घर की, वो घर पे ले आए। ये सब चल रहा था। लेकिन जैसे ही कृषि का व्यवसायीकरण आया, परंपरागत सामाजिक ढांचा टूट गया। ठीक है, कई बार नीतियों के कारण परंपरागत जो ढांचा बना होता है, फ्रेम बना होता है, वो फ्रेमवर्क टूटता है। लेकिन साथ में हमें अल्टरनेट भी तो चाहिए ना। लेकिन ब्रिटेन के लोगों को अल्टरनेट देने की जरूरत क्या थी? क्योंकि भारत के लोग उनके अपने थोड़ी थे। लेकिन उन्होंने सामाजिक ढांचा तोड़ा, लेकिन भारत को कोई भी विकल्प उन्होंने, ठीक है। और समाज में क्या हुआ था? भूखमरी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, मजदूरों की संख्या बढ़ी। अब मजदूरों की संख्या बढ़ी, तो मजदूरी क्या हो गई? कम। और मजदूरी कम होगी, तो गरीबी क्या हो गई? ज्यादा। तो आप ऐसे लिखोगे, भुखमरी बढ़ी, गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी,
और मजदूरों की संख्या बढ़ी, मजदूरों की संख्या बढ़ी, कि बेरोजगारी बढ़ी तो सीधी सी बात है मजदूरों की संख्या बढ़ी, और मजदूरों की संख्या बढ़ गई तो मजदूरी में क्या होगी, कमी, और मजदूरी में वापस कमी हुई, इसका मतलब फिर गरीबी बढ़ गई, फिर भूखमरी बढ़ गई, गरीबी भूखमरी बढ़ी, फिर मजदूरों की संख्या बढ़ गई, और फिर मजदूरों की संख्या बढ़ी तो फिर मजदूरी घट गई, और फिर यो एक जो दुष्चक्कर था, जो जाल बन गया था, वो जाल बढ़ता चला गया, और भारत की जनता है वो दिनों दिन और ज्यादा गरीब होती। और जो सबसे बड़ी बात ये थी ना, कि जो एक सामाजिक ढांचा था, एक जो सोशल फ्रेमवर्क बना हुआ था, जिसमें एक गरीब व्यक्ति था, वो एक दूसरे का जो सहारा था, वो सहारा बनना भी क्या हो गया, टूटना शुरू हो गया। क्योंकि मान लो पहले एक ये था कि गांव में बैठे बैठे लोगों के पास बहुत सारे काम होते थे, लेकिन जब गरीबी इतनी बढ़ गई, भूखमरी इतनी बढ़ गई, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, तो उस सोशल फ्रेमवर्क में से बहुत सारे लोग काम के लिए दूसरी जगह जाने लग गए। तो सोशल फ्रेमवर्क था ना, वो डैमेज होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण, व्यवसायीकरण के कारण। और इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आप किसी भी ब्रिटिश आर्थिक नीति के अंदर ऐसे का ऐसा कर सकते हो कि परंपरागत सामाजिक ढांचा टूट गया, भूखमरी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, मजदूरों की संख्या बढ़ गई, और मजदूरी में क्या हो गई, कमी हो गई। मजदूरी में क्या हो गई, कमी हो गई। जो मजदूर करने के बदले, मजदूरी करने के बदले जो मिलने वाली राशि थी, उस राशि के अंदर क्या हो गई, कमी हो गई। राजनीतिक, परंपरागत राजनीतिक ढांचा टूट गया, और शहरी सामंत वर्ग का एक उदय हुआ। अब कृषि का व्यवसायीकरण करना है, तो क्या हुआ कि आदमी को कपास और गन्ना उपजाना है। जैसे आज भी आप देख रहे हो, कपास और गन्ना के लिए आपको महंगे तो बीज चाहिए, और उसके लिए आपको उर्वरकों की भी आवश्यकता होगी, मशीनों की भी आवश्यकता होगी, तब जाके आप इन फसलों की क्या करोगे, बिजाई करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद निकालने के लिए भी आपको मशीनों की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही उस वक्त इन फसलों के उत्पादन के लिए कुछ मुद्रा की जरूरत रहती है। उस मुद्रा के बिना आप इन फसलों का उत्पादन कर ही नहीं सकते। तो वो मुद्रा कहाँ से मिलती थी, सामंत वर्ग से मिलती थी। सामंत वर्ग कौन सा था, वो परंपरागत सामंत वर्ग नहीं था, एक नया शहरी सामंत वर्ग आया, जिसके पास पैसे थे, और जनता उस पर क्या होगी, निर्भर होगी, और जनता उससे पैसे लेती थी। फिर ये फसल का उत्पादन करते थे, सस्ते दाम में इनको फसलों को बेचना पड़ता था, और ये कर्जा चुका नहीं पाते थे। और इसी चक्कर में भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र था, वो किस में फंस गया था, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में ग्रसित हो गया था। ग्रामीण ऋणग्रस्त, ये जो हमने स्टार्टिंग में, मैंने आपको जब ये वीडियो स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि वो किस में व्यस्त हो गए थे, ग्रामीण ऋणग्रस्तता के अंदर फंस गए थे। किसके अंदर फंस गए थे, ग्रामीण ऋणग्रस्तता के। शहरी सामंत वर्ग था ना, उसने ग्रामीण क्षेत्र को, जो रूरल सेक्टर था, जो आपका कृषि क्षेत्र था, उसको अपने जाल के अंदर फंसा लिया। और पहले जो बना हुआ एक स्वावलंबी ग्रामीण सामाजिक आर्थिक ढांचा था ना, वो आर्थिक ढांचा क्या हो गया, विखंडित हो गया। ठीक है, गांव वाले एक गांव पे या कोई एक आसपास के शहर पे निर्भर थे, और ठीक है, उनका अच्छा जैसा भी सिस्टम था ना, वो एक तरीके से ऑटोनोमस उनकी सिस्टम बनी हुई थी, दूसरे पे उनकी कोई निर्भरता नहीं थी। लेकिन जैसे ही कृषि का व्यवसायीकरण आया, उनको उन स्वावलंबी ढांचे की निर्भरता किस पर हो गई, अब शहरी सामंती वर्ग पर हो गई। जो आड़ती थे उनके ऊपर उनकी निर्भरता हो गई, कि हम आपसे पैसे लेने पड़ेंगे, फिर आपको चुकाने पड़ेंगे, पूरा चुका नहीं पाओगे फिर और ले लो, फिर पूरा नहीं चुका पाओगे फिर और ले लो, और ऐसे करके वो एक ऋण जाल के अंदर फंस गए। कृषि के व्यवसायीकरण ने भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का जो स्वावलंबी कृषि का ढांचा था, उस ढांचे को एक तरीके से विखंडित कर दिया, तबाह कर दिया, और उसको तबाह कर दिया, विखंडित कर दिया, उसको तोड़ दिया, लेकिन विकल्प के तौर पे ऐसा कुछ नहीं दिया। और भारत की जनसंख्या इतनी थी कि ये मॉडल अनार्थिक होने के बाद, नॉन प्रॉफिटेबल होने के बावजूद भी, भारत के बहुत सारे लोग इससे जुड़े रहे थे, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, तो वो इससे जुड़े रहे। पूरा रूरल सेक्टर था, एग्रेरियन सेक्टर था, वो एक तरीके से डैमेज हो गया, लेकिन फिर भी भारत की जनता उसमें लगी हुई थी, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। तो कृषि के व्यवसायीकरण को हमने समझ लिया, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है ग्रामीण ऋणग्रस्तता, उसको हम समझने की क्या करते हैं, कोशिश। हमने बात की थी कृषि के व्यवसायीकरण की, वाणिज्यकरण की, ठीक है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रामीण ऋणग्रस्त। मैंने आपको समझाया था कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता क्या थी। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का जो पहला जो टॉपिक बताया था, वो था कृषि का व्यवसायीकरण, कि भी जो कॉमर्शलाइजेशन था एग्रीकल्चर का, जो फसलें थी, उन फसलों के उत्पादन के लिए जो
मुद्रा की जरूरत थी, उसके लिए जो ग्रामीण लोग थे, जो काश्तकार लोग थे, जो किसान लोग थे, उनकी निर्भरता किस पर बढ़ चुकी थी? शहरी सामंत वर्ग पर बढ़ चुकी थी कि वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुद्रा उपलब्ध कराएं और जिससे वो क्या कर सकते, उन जो वाणिज्यिक फसल थे उनका क्या कर सके, उत्पादन कर सके। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि हमने साथ में पढ़ा था, जब पहला वीडियो हमने देखा था ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अंदर, तो मैंने आपको बताया था रैयतबाड़ी, महालबाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सब जो चीजें लागू हुई थी, उन सब चीजों के अंदर क्या था कि जब आप को राजस्व चुकाना होता था साल के अंत के अंदर, तब ये जरूरी नहीं था कि आपके पास पैसे हो। अब आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप क्या करोगे कि जो शहरी सामंत वर्ग या जो जमींदार वर्ग बना हुआ था, साहूकार बना हुआ था, उस साहूकार से आप पैसे लेते थे इस उम्मीद में कि अगली साल फसल अच्छी होगी ना, तो हम इस साहूकार को चुका देंगे। लेकिन साहूकार का जो ब्याज था वो बहुत ज्यादा कठोर था, बहुत ज्यादा करड़ा था। ठीक है। वो ब्याज कभी भरा ही नहीं जाता था। तो महाजन थे ना, उन महाजनों का एक ऋण जाल था। वो ऋण जाल किससे संबंधित था? एक तो भू राजस्व से संबंधित था और एक नकदी फसल। तो नकदी फसल के बारे में तो मैंने आपको बताया था कैसे नकदी फसलों की जरूरत के लिए किसान था, वो जमींदार वर्ग पर, महाजन पर, साहूकार वर्ग पर, शहरी सामंत वर्ग पर कैसे निर्भर हो चुका था। दूसरी बात ये थी कि जो स्थायी बंदोबस्त था, रैयतबाड़ी थी, महालबाड़ी थी, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लागू हुई थी। मान लो ये भारत का नक्शा है, तो हमने देखा था स्थायी बंदोबस्त पहले इस साइड लागू हुआ था, फिर रैयतबाड़ी इस साइड लागू हुआ था और मालबाड़ी इस साइड लागू हुआ था। इन तीनों इलाकों में इन स्थायी बंदोबस्त, मालबाड़ी, रैयतबाड़ी को लागू करने के लिए अलग अलग कानून नियम बनाए गए। ठीक है। अब नाम तो ये था कि इन कानूनों के सारे, इन विनियमों के सारे रैयतों की, किसानों की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन सही मायने में ये महाजनों को ही क्या दिया गया था? विधिक अधिकार दिया गया था और उनको एक तरीके से सूदखोरी को प्रोत्साहन मिला था। अब ये बात जैसे आज न्यायपालिका के लिए हम कहते हैं कि न्यायपालिका बहुत महंगी है, वकील बहुत महंगे हैं, कानूनी प्रक्रिया बहुत महंगी है, तो उस वक्त सोच के देखिए जब आदमी कुछ नहीं जानता था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, वो कैसे एक जमींदार से लड़ने के लिए कैसे वकील करेगा, कैसे वो न्याय की दरखास्त लगाएगा। आज तो हमारा दिल्ली जाना सुलभ है, हम जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। उस वक्त आदमी कैसे तो दिल्ली जाए, कोलकाता जाए, कैसे वकील करे, किसको कहे? अब तो ऑनलाइन है, इंटरनेट है, सब चीजें हैं। उस वक्त तो उस आदमी के पास कुछ नहीं था, तो लेकिन जमींदार के पास सब कुछ था, पैसे थे, वकील थे, न्यायपालिका तक पहुंच थी। तो वो जो कानून नियम बने हुए थे ना, उससे विधिक अधिकार किसको मिला था? महाजनों को। और ये महाजनों को मिला हुआ विधिक अधिकार किसानों को और ज्यादा ग्रामीण ऋणग्रस्तता में क्या कर देता था? फंसा देता था। मुकदमों की भरमार हो गई। बहुत सारे सौदों से पता चलता है कि जैसे जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी लागू हुआ, तो किसान है ना वो मुकदमों में फंस के रह गए थे। और किसान की एक गंदी आदत ये भी होती है कि किसान क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक अवसरों पर बहुत ही ज्यादा खर्चा, विवाह हो या मृत्यु भोज जैसी बुरी प्रथा हो, पे आज भी आदमी खर्चा करता है। तो उस वक्त तो सोच के देखिए उसके ऊपर समाज का कितना दबाव था। अपने पिता की मौत पर, अपने दादा की मौत पर, दादी की मौत पर उसे कितना ज्यादा खर्चा करना पड़ता था। मैंने तो अभी भी ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छे तरीके से जानते हैं और जिनको पता है कि मृत्यु भोज गलत है, लेकिन वो परिवार और समाज के दबाव के कारण अभी भी मृत्यु भोज करते हैं और अभी भी खर्चा करते हैं। और फिर ये कहते हैं कि यार मेरे तो खर्चा हो गया, मैं तो दबाव में आ गया। एक पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी जो नौकरी कर रहा है, जिसके पास आय के स्रोत है, जब वो आर्थिक दबाव में आ सकता है, तो उस वक्त आप कल्पना करके देखिए जो पहले ही ऋण जाल में फंसा हुआ है, उस किसान, वो किसान जब सामाजिक मान्यताओं के नाम पर, रूढ़ियों के नाम पर और कुप्रथाओं के नाम पर खर्चा करता था, तो वो और ज्यादा ऋण जाल में फंस जाता था। यहाँ पे लास्ट में एक शब्द लिखा हुआ है, ज्यामितीय रूप से बढ़ी हुई। होता क्या था कि ये ग्रामीण ऋणग्रस्तता ऐसे नहीं थी कि 1 रुपए की थी। मान लो किसी के 100 रुपए का कर्जा है और चल रहा है, 2 साल बाद भी 100 का है, 3 साल बाद भी 100 का है, 4 साल बाद भी 100 का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 100 रुपया कितना हो गया? 200। 200 कितना हो गया? 400। 400 कितना हो गया? 800। अब आप तो कर्जा उतार ही नहीं पा रहे हो और आपकी पीढ़ियां भी नहीं उतार पाएगी। तो एक तरीके से आप क्या हो चुके हो? बेकार करने के लिए मजबूर हो चुके हो। आप कोई काम कर रहे हो, उस काम की आपके लिए कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, आपके लिए कोई उत्पादकता नहीं, आपके लिए उसका कोई वो प्रॉफिटेबल काम नहीं है आपके लिए। आप तो सिर्फ दूसरों के लिए किए जा रहे हो। ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए आप उनके बेगार बन चुके।
आपकी जो उत्पादकता थी, आपकी जो कार्य करने की दक्षता थी, वो आपके देश के लिए काम नहीं आ रही थी, वो किसके लिए काम आ रही थी? ब्रिटेन के लोगों के लिए काम। तो ये जो ब्रिटेन की आर्थिक नीतियाँ थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसने भारत के लोगों को ऐसा अपने मकड़ जाल में फंसा लिया था कि एक तरीके से भारत के लोग काम करते थे, मेहनत करते थे, अंतिम फायदा उसको ब्रिटेन के लोगों को मिलता था। तो ये ग्रामीण ऋणग्रस्तता थी। आप समझे ग्रामीण ऋणग्रस्तता किस लिए हुई थी? तो जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता का जो सबसे मुख्य कारण ये था कि भू राजस्व चुकाने के लिए और नकदी फसलों के लिए महाजनों के ऋण जाल के अंदर, साहूकारों के ऋण जाल के अंदर, शहरी सामंत वर्ग के ऋण जाल के अंदर, जमींदारों के ऋण जाल के अंदर किसान फंसते गए। और रैयत बाड़ी, महाल बाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये जो आदि व्यवस्थाएं थी, इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जो नियम कानून बने हुए थे, उन नियम कानूनों ने महाजनों को ही विधिक अधिकार दिए थे। और एक तरीके से उन नियम कानूनों ने सूदखोरी को क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। और मुकदमों की क्या हो गई थी? भरमार हो गई थी। और बेचारे लोग लड़ते रह गए थे, कैसे न कैसे इससे छुटकारा मिले। और इसीलिए हम जब किसान और जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि पहले किसान आंदोलन का स्वरूप क्या था, जनजातीय आंदोलन का स्वरूप क्या था। एक छोटी सी बात कि स्टार्टिंग में जो किसान और जनजातीय लोग थे, उन्हें तो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण का जो मॉडल था ना, वो समझ में ही नहीं आया। तो पहले शुरुआत में क्या था, ये एक तरीके से अंधेरे में लठ घुमाने वाली बात थी। जो प्रतिक्रिया दे रहे थे ना, वो अंधेरे में लठ घुमाने वाली थी। लेकिन जब बाद में इनको समझ में आया कि ये ऐसा ब्रिटिश औपनिवेशिक एक लुटेरों का तंत्र बन चुका है और इसको हम इस तरीके से लड़ सकते हैं, और फिर यही जो विधिक अधिकार थे ना, उन्हीं का उन्होंने सहारा लिया। सहारा लेकर आगे अपनी कानूनी और संवैधानिक विधिक लड़ाइयाँ लड़ी, जो कि हम अलग अलग देखते हैं, जैसे चंपारण वाला है, बारदोली वाला है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको, जब इन्हीं का सहारा लेकर किसानों ने फिर अपनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, और इवन आदिवासियों ने भी लड़ी थी। तो जब हम जनजातीय और किसान आंदोलन पढ़ेंगे, तो वापिस हम इस ग्रामीण ऋणग्रस्तता को पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब आदिवासी और किसान आंदोलन पढ़ेंगे, तब हम पूछेंगे इसका कारण क्या था। तो सबसे बड़ा जो आर्थिक कारण था ना, वो यही था, ग्रामीण ऋणग्रस्त। तो हमने जो पहले वीडियो के अंदर पढ़ा था, तो जब हम मॉडर्न इंडिया का लास्ट वीडियो भी पढ़ेंगे, तो पहला वीडियो और लास्ट वीडियो आपस में जुड़ेगा, आपस में कर्म बनेंगे, आपस में इंटरकनेक्शन बढ़ेगा। हम इसको धीरे धीरे से पढ़ते जाएंगे, तो टॉपिक के अंदर रुचि भी बनी रहेगी और हमारे लिए समझने में भी आसानी होगी, और साथ में आंसर राइटिंग में भी क्या मिलेगी, हमें मदद मिलेगी। ऐसे शब्दों को आप मेंस के अंदर यूज किए, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, महाजनों का ऋण जाल, उनको विधिक अधिकार, सूदखोरी को प्रोत्साहन, मुकदमों की भरमार, ज्यामितीय रूप से बढ़ी। तो इससे क्या होता है कि अब ठीक है, कर्जे में फंस गए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते जाएंगे और फिर कहते हैं कि मैं तो उत्तर पूरा कर गया। नहीं, ऐसे शब्द इस्तेमाल करो, ऋणग्रस्तता, ज्यामितीय रूप से बढ़ना, विधिक अधिकार, सूदखोरी को प्रोत्साहन। ऋण जाल किस लिए था? भू राजस्व के कारण था, नकदी फसल के कारण था। और इसमें आप वो भी दे सकते हो, स्थायी बंदोबस्त, मालबाड़ी, रैयतबाड़ी, कि इन इनके नियम जो कानून थे, वो किसके पक्ष के अंदर थे? जमींदारों के पक्ष के अंदर थे, साहूकारों के पक्ष के अंदर थे, शहरी सामंत वर्ग के पक्ष में थे। तो जो साहूकार थे, उनके पक्ष में आगे बढ़ते हैं। कारण क्या था ग्रामीण ऋणग्रस्तता का? अधिकतम रूप में भू राजस्व का निर्धारण, स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतबाड़ी हो, चाहे मालबाड़ी हो, सभी अपने अपने तरीके से खेल रहे थे। अब देखो, मैंने ये पहली लाइन यहीं पे लिखा दी थी, महाजनों का ऋण जाल किसके लिए था? भू राजस्व के लिए और नकदी फसल के लिए। और यही मैंने यहाँ पे दो टॉपिक में लिखा हुआ है, अधिकतर रूप में भू राजस्व का निर्धारण और कृषि का व्यवसायीकरण। कृषि के क्षेत्र में निवेश का अभाव था। मैंने आपको हरियाणा और पंजाब का मॉडल देके बताया था, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप कैसे कृषि का व्यवसायीकरण कर दोगे, कैसे उसका वाणिज्यिकरण कर दोगे? तो कृषि के क्षेत्र में निवेश का क्या था? अभाव था। ब्रिटिश की जो व्यापार नीति थी, वो एकदम साफ साफ भारत के विरोध में थी और ब्रिटिश हितों के क्या थी? अनुकूल में थी। इसीलिए ये जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता थी ना, उसने ब्रिटिश व्यापार नीति ने ना उस ग्रामीण ऋणग्रस्तता को और ज्यादा क्या कर दिया था? मजबूत कर दिया था। पहले भूमि क्या थी भारत में? सामूहिक, खासकर जनजातीय समाज के अंदर एक सामूहिक स्वामित्व का कॉन्सेप्ट था, पूरे समाज का उसके ऊपर अधिकार था। लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने आने के बाद भूमि को विक्रय योग्य चीज बना दी और निजी स्वामित्व की चीज बना दी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो मॉडल था, वो भारत का किसान और जनजातीय समाज उस वक्त नहीं समझता था, और ये यूरोप के लिए एकदम यूज टू था, उनके लिए व्यवहारिक चीजें थी। तो जैसे ही उन्होंने अपने तरीके का ये निजी स्वामित्व का मॉडल बनाया, और इसीलिए मैंने आपको कहा था
कि जो परंपरागत सामाजिक ढांचा था ना, वो तितर बितर हो गया, वो विखंडित हो गया। तो मतलब सोच के देखिए कि वो आके कहते हैं कि आप है ना इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी मानिए। अब जनजातीय समाज के अंदर तो ये कि सारी ये जो जल जंगल जमीन है, ये सब क्या है, हमारा है, और उस पर हमारा साझा हक है, सामूहिक अधिकार है। और वो एक तरीके से ये कह रहे थे कि हाँ, ये पहाड़ उस आदमी का हो सकता है, ये पहाड़ उस आदमी का हो सकता है। तो कुदरत के बांटने का कॉन्सेप्ट तो भारतीय समाज के अंदर था ही नहीं ना। और वो उस कुदरत के बांटने का कॉन्सेप्ट लेके आए, तो एक तरीके से भारत का जो परंपरागत सोशल फ्रेमवर्क था ना, वो डिस्टोर्ट होने लग गया, वो फ्रेगमेंट होने लग गया था। ठीक है। कृषि जोत का विखंडन, ये जोत लिखा हुआ है, कृषि जोत का क्या हो गया था, विखंडन हो गया था। ये भी मैंने आपको समझाया था कि जैसे जैसे अनौद्योगिकरण हुआ और भारत में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लगे हुए लोग थे, भारत की इंडस्ट्री जो थी वो तबाह होने लग गई, तो वो जो लेबर था, वो लेबर गांव की तरफ आ गया, और गांव में कृषि के ऊपर क्या हुआ, भार बढ़ गया, और कृषि जोतों का क्या होने लग गया, विखंडन होने लग गया। आगे बढ़ते हैं। अनौद्योगिकरण क्या है? अनौद्योगिकरण, ये शब्द बार बार ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को जब हम भी पढ़ते हैं, तब ये शब्द जरूर आता है, अनौद्योगिकरण क्या है। अब अनौद्योगिकरण को देखो, बहुत सीधा सीधा समझते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कृषि का व्यवसायीकरण। मैंने आपको बताया था कि कैसे प्राथमिक क्षेत्र को क्या कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था, जर्जर कर दिया। भारत का तो द्वितीय क्षेत्र था, जो हस्तशिल्प उद्योग था, जैसे मान लो खास कर क्या था, रेशम उद्योग था, आपका पीतल उद्योग था, आपके सूती वस्त्र उद्योग था, आपका जूट उद्योग था। उस सारे सेक्टर को क्या कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था। और उसके अल्टरनेट में ब्रिटेन ने अपने इंडस्ट्री को क्या किया था, मजबूत किया था। अब होता क्या, चलो मतलब भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर चल रहा है, उसको आपने एक तरीके से बर्बाद कर दिया, तो उसके अल्टरनेट में उसके विकल्प के तौर पे तो कुछ रखो। ऐसा उसने कुछ नहीं रखा, तो उन्होंने भारत के प्राइमरी सेक्टर को बर्बाद किया, सेकेंडरी सेक्टर को बर्बाद किया, और उस सेक्टर को बर्बाद करके उसकी कब्र के ऊपर उन्होंने एक तृतीयक सेवा क्षेत्र खड़ा किया, जैसे रेल का। अब ब्रिटेन के लोग ये कहते हैं कि देखो, आप कह रहे हो कि हमने भारत को लूट लिया, भारत को लूट लिया, हमने आपको रेल दी थी। उस वक्त रेल दुनिया में ब्रिटेन में थी या अमेरिका में थी, और उसके बराबर की रेल थी ना, उसके उससे ज्यादा रेलवे लाइन है ना, हमने भारत में बिछाई थी। तो उससे ज्यादा क्यों नहीं बिछाओगे, क्योंकि भारत का तो भौगोलिक क्षेत्रफल ब्रिटेन से तो बहुत ज्यादा है ना, तो भारत में क्यों नहीं बिछाओगे, आप जरूर बिछाओगे। अब दिल्ली से लेके शिमला तक आप बिछा लो, इतने में तो आधा ब्रिटेन आ जाएगा। लेकिन उससे आपने किया क्या था, भारत को लूटा ही था ना। भारत को लूटने का और भारत को चूसने का जो सबसे बड़ा औजार था ना, वो क्या थी, रेलवे थी। तो आपने प्राइमरी सेक्टर का कोई भला नहीं किया, आपने सेकेंडरी सेक्टर का कोई भला नहीं किया। जो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पहले से चल रहा था, उसको आपने जर्जर कर दिया, तबाह कर दिया, विखंडित कर दिया, और उसकी कबर पे आपने एक अधूरा तृतीयक सेवा क्षेत्र खड़ा किया। और वो अधूरा जो तृतीयक सेवा क्षेत्र था, वो किसकी भलाई के लिए था, सिर्फ ब्रिटिश औपनिवेशिक हित के लिए था। किसके लिए था, ब्रिटिश औपनिवेशिक हित के लिए था। वो जो रेल बनी थी, वो जो डाक सेवा बनी थी, वो जो तार सेवा बनी थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो छिपा हुआ हित था, वो ब्रिटिश औपनिवेशिक हित था। हाँ, किसी कारणवश एक तरीके से सब प्रोडक्ट के तौर पे, उप उत्पाद के तौर पर उसका हो सकता है कि भारत के लिए कोई भला हो गया, येन केन प्रकारेण, लेकिन उसमें कहीं भी भारत के हितों के बारे में सोचा नहीं गया। तो अनौद्योगिकरण ये था कि भारत का जो चल रहा द्वितीय क्षेत्र था, उसको उन्होंने तबाह कर दिया। और मैं बार बार कह रहा हूं, इस द्वितीय क्षेत्र को तबाह करने के कारण ही भारत में बेरोजगारी बढ़ी, और भारत में कृषि के ऊपर भार बढ़ा, और भारत में कृषि जोतों का क्या हुआ, विखंडन हुआ। ये हमने पहले वीडियो के अंदर, दूसरे वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के अंदर भी पहले हमने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। अब अनौद्योगिकरण क्या है, उसको और तसल्ली से समझने की कोशिश। देखो, ये जब मैंने कृषि का व्यवसायीकरण किया था, सब वाणिज्यिकरण बताया था, तब मैंने बताया था कि आप जब भी औद्योगिकरण करते हो, इंडस्ट्री लगाते हो, आप जैसे मुद्रा योजना पढ़ते हो, या राजस्थान सरकार की रिडको, ये सॉरी, जो रिको की बहुत सारी योजनाएं पढ़ते हो, तो आप देखते हो कि आपको लोन मिलेंगे, आपको लैंड मिलेगा लीज के ऊपर, आप फैक्ट्री लगाओ, आप प्रोडक्शन करो, आप ट्रेड करो, आपको कुछ ना कुछ रियायतें मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा कि आप चीज़ को आगे बढ़ाओ। तो लैंड लैंड मार्केट, जैसे आपको रिको ने कह दिया ये इलाका आप ले लो, और यहाँ पे आप फैक्ट्री डालो, कोई दिक्कत नहीं। ऋण बाजार, आपको मार्केट में, मार्केट से जाओ,
कहते जी मेरे को ये लोन चाहिए, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बैंक है, वो आपको लोन देगा, लेबर मार्केट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर प्रॉपर वे में बनी हुई है तो आप किसी चीज का क्या कर सकते हो, उत्पादन कर सकते हो। लेकिन ब्रिटेन के लोग क्या कह रहे हैं कि हमने भारत का भला किया। अब ये सब चीजें उस वक्त के यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में सब जगह उपलब्ध थी। लैंड मार्केट था, लेबर मार्केट था, आपका डेप्ट मार्केट था, फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा था, आपका इंश्योरेंस सेक्टर बहुत अच्छा था, सब चीजें थी। लेकिन अगर उन्हें भारत का डेवलपमेंट करना था तो ये सब चीजें भारत में भी तो होनी चाहिए थी ना, लेकिन भारत में उन्होंने नहीं रखी। तो उनका उन्होंने इसका इन्होंने कोई विकास नहीं किया। तो आप सोच के देखिए, इन सब किसी भी चीज का विकास नहीं किया तो क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास होगा? बिल्कुल नहीं। और जो पहले का इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर इन चीजों को समझ ही नहीं सका, तो वो वैसे ही बर्बाद हो गया। और मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अकाल के समय जब धर्मार्थ संस्थाएं ये कहती थी कि हम अनाज बांट रहे हैं, तो वो ये कहते थे नहीं 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 नहीं, ये मुक्त अर्थव्यवस्था, ये फ्री ट्रेड का जो नियम है, डिमांड एंड सप्लाई का नियम है, ये तो कुदरत का नियम है, आप इसको कैसे तोड़ सकते हो? आप नहीं तोड़ सकते इसको। अब जो चीज चल रही है ना उसको चलने दो। तो ऐसी ऐसी बातें, भारत का उस समय का जो हस्तशिल्प उद्योग था वो ऐसी बातों को क्या समझेगा? तो वो जो मुक्त बाजार का जो या औद्योगिक पूंजीवाद का जो दौर शुरू किया था, तो भारत का हस्तशिल्प उद्योग है ना, उस तकनीक के मामले में प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर सकता। और प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये जो चीजें बनानी थी, इन चीजों को ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों ने कभी विकसित ही नहीं किया। इसीलिए ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों ने अगर भारत में किसी का विकास किया, वो क्या थी? पिछड़ेपन का, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट। ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों ने भारत में पिछड़ेपन का विकास किया और किसी का नहीं किया। और इसीलिए मैं वो आंकड़ा बार बार कहता हूं कि जब ब्रिटेन के लोग भारत आए थे समुद्र के जहाजों के माध्यम से, तो भारत को जब उन्होंने देखा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से, तो उन्हें दिखाई दिया कि दुनिया की 25% जीडीपी यहाँ पे खड़ी हुई है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन के जहाज यहाँ से गए, तब ये 25% 1% के पास गिरे था। और जो ब्रिटेन और जो यूरोप, जो दुनिया का 1% था, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जब ये थे तो ये शायद 25 से 30% थे। तो दुनिया में उस समय पूरी दुनिया में ये था कि पूरी दुनिया की कमाई, पूरी दुनिया की उत्पादकता सारी कहाँ जा रही थी? यूरोप जा रही। वहाँ जो यूरोप के आप यूरोपीय देशों की जो विलासिता देखते हो, उनका विकास देखते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों और पुरखों के खून की कमाई से वो, एक तरीके से बोले, उनके खून, उनके ईयों पे खड़ा हुआ उनके उनके भवन है, वो जो उनकी शानो शौकत है, उस शानो शौकत के पीछे कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों की है ना वो मेहनत। ठीक है। बस शिल्प टूट गया भारत का और फैक्ट्री नहीं मिली। मैं क्या कह रहा हूँ कि उन्होंने हर ट्रेडिशनल मॉडल को डिस्टॉर्ट कर दिया, खत्म कर दिया, विखंडित कर दिया, लेकिन अल्टरनेट के तौर पे कुछ भी। और इसीलिए विलियम बेंटिंग को खुद कहना पड़ा था कि बंगाल की जो मिट्टी है ना, वो बंगाल के बुनकरों की हड्डियों से भरी पड़ी। क्योंकि जो बुनकर उद्योग था, जो हस्तशिल्प उद्योग था, वो पूरी का पूरा तबाह हो गया। जो भारत सूती वस्त्र उद्योग का निर्यातक था, वो खुद क्या बन गया? आयातक बन गया। अब उसमें भी मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि 2015 के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक डिबेट हुई थी, जिसमें शशि थरूर ने एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया था। उनकी इस पे एक बुक भी आई हुई है, उन्होंने अच्छे डाटा पेश किए। तो उसमें क्या था कि एक एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि ब्रिटेन के लोग ये कहते हैं कि देखो, आप हम पे आरोप लगाते हो कि हमने आपका टेक्सटाइल सेक्टर है ना वो बर्बाद कर दी। हमने आपका टेक्सटाइल सेक्टर बर्बाद नहीं किया था। हम हमारे पास ऐसे ऐसे आंकड़े हैं, फैक्ट्स है, जो ये बताते हैं कि हमने बहुत सारे धागों का निर्यात ब्रिटेन से भारत में किया था। तो धागे किस लिए आ रहे थे? ताकि भारत के लोग कपड़ा बना सके। तो हम आपको तो धागा दे रहे थे, तो आप कैसे कह सकते हो कि हमने आपको टेक्सटाइल सेक्टर का बर्बाद कर दिया? अब देखिए, शशि थरूर ये कहते हैं, बिल्कुल आप धागा दे रहे थे, लेकिन आप ये देखिए, आप जो एक धागा पहुंचा रहे थे और उसके साथ एक सूती कपड़ा पहुंचा रहे थे, तो सूती कपड़े का रेट अगर 5 रुपए है ना, तो उस धागे का रेट 10 रुपए है। मतलब बना हुआ कपड़ा 5 रुपए का है, और जो सूती धागा है ना, सीधा धागा आ रहा है, वो 10 रुपए का है। तो आप जानबूझ के ऐसी नीति, अब क्या था कि बुनकर उद्योग में जो लोग लगे हुए थे, उनके लिए तो जरूरी था कुछ हाथ पांव चलाए, तो कुछ धागा आ रहा है, कुछ बन रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, भारत में
ऐसे बहुत सारे सेक्टर बन चुके थे जो बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल नहीं थे, अनार्थिक थे, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि उनको वो करना ही करना था। उनको करना ही करना था, करे क्या, और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हाथ पैर उसी के लिए बने हुए, वो हस्तशिल्प उद्योग था, वो चल रहा था। तो ठीक है, लगे रहो। अब फैक्ट्री तो बन नहीं रही है। हाँ, थोड़े समय बाद फैक्ट्रियां बनी थी, कुछ चीजें बनी थी, लेकिन हमें पता है कि इतनी ज्यादा सख्त आर्थिक नीतियां थी, तो उनमें वो सेक्टर कैसे उभर सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों ने मेहनत की, टाटा थे, बिरला थे, उन लोगों ने मेहनत करके अपना अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया था, वो एक अलग बात है। लेकिन सही मायने में तो विकास नहीं कर सकते थे ना, एक नया अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं बना सकते थे। और भारत आज भी उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को नहीं बना पा रहा है, क्योंकि 70 साल के अंदर भी हमने जो ब्रिटिश ने जो शोषण किया था ना, उसको हम पाट नहीं पाए हैं। वो जो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को जो उन्होंने विखंडित किया था, वो जो प्राइमरी सेक्टरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के अंदर जो एक एक तरीके से एसिमिलेशन होना चाहिए, एक तरीके से मिलाव होना चाहिए, एक तरीके से जो सिनर्जी बननी चाहिए कि दोनों तीनों सेक्टर एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ाएं, वो जो मेल मिलाप है ना, वो अभी भी नहीं हो पाया। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को उन्होंने इस तरीके से तोड़ दिया था। सेकेंडरी सेक्टर ऐसा था जो सिर्फ भारत के आर्थिक संसाधनों की लूट के लिए बना हुआ था। वो इसलिए नहीं था कि प्राथमिक सेक्टर को सहारा दे, या प्राथमिक तृतीय को सहारा दे, या प्राथमिक द्वितीय को सहारा दे, या द्वितीय तृतीय को सहारा दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने एक तरीके से उनको बिल्कुल फ्रेगमेंट करके छोड़ दिया था, और उसका भुगतान आज भी हम कर रहे हैं। तो बात ये थी कि हस्तशिल्प क्षेत्र टूट गया, लेकिन फैक्ट्री इन्होंने नहीं दी थी। यही अनऔद्योगिकीकरण कारण क्या था? उस पहले कारण तो है सीधा ब्रिटिश औपनिवेशिक हित की नीतियां। मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धा का सामना उस वक्त के भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नहीं कर सकता था। जब मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे लोहे और इस्पात के अंदर नई तकनीक आई थी, कैसे यातायात संचार के अंदर रेल आया था, और जो आपकी समुद्र के अंदर चलने वाली, या जो नदी के अंदर चलने वाली जो जलयान नौका थी, वो आया था। आपकी रेल की तकनीक आई थी, और सूती वस्त्र उद्योग के अंदर नए नए आविष्कार हुए थे, खेती के अंदर नए नए आविष्कार हुए थे। वो सब चीजें जब अचानक आज भी हम क्या है कि तकनीक के मामले में पश्चिमी देशों के साथ होड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वक्त तो उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था ना, भारत के लोगों के पास कोई जानकारी नहीं थी। खैर, अब ये तो है ना कि गूगल पे बैठ के हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन खैर सोच के देखिए, उस वक्त उनको क्या रेल चलती थी, उनको ये लगता था ये क्या चीज चल रही है। लेकिन अब हमें ये है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई चीज़ है, तो एक ठीक ठाक पढ़ा लिखा आदमी रोबोटिक्स को समझ सकता है, ऑगमेंटेशन को समझ सकता है। ठीक है, उस वक्त का आदमी तो नहीं समझ सकता था ना। तो उस वक्त के जो आदमी थे, उस वक्त के जो हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े हुए लोग थे, वो इस मुक्त व्यापार प्रतिस्पर्धा का क्या करना सामना नहीं कर पाए। जो राजा थे, रजवाड़े थे, जो राज्य थे पुराने दौर के, उनके उनके ऊपर आधारित उद्योगों का एक वर्ग था। जो जैसे विलासी था, उनको जो सामान चाहिए था, उन सब के लिए इत्र था, या जो कोई रेशम था, वो जो जिसकी डिमांड सिर्फ क्या कहाँ पे थी, रजवाड़ों के पास थी, जिनको विशुद्ध इत्र चाहिए था, बहुत अच्छी खुशबू वाले इत्र रानी को चाहिए थे, राजा को चाहिए थे, अच्छी शराब चाहिए थी, अच्छे आपको गलीचे चाहिए थे, अच्छे शॉल चाहिए थे, अच्छे कंबल चाहिए थे, अच्छे चदरें चाहिए थी, जिनकी डिमांड आम जनता में नहीं थी, जिनकी डिमांड रजवाड़ों में थी। तो उनके ऊपर आधारित उद्योग थे। अब क्या था कि 1820 के आसपास आते आते इन रजवाड़ों की भी जो संरचना थी, ताकत थी, वो कमजोर हो चुकी थी, और इनकी खुद के आर्थिक स्रोत रहे नहीं थे। अब ये क्या तो वस्तुएं खरीदे, क्योंकि ये खुद फक्कड़ हो चुके थे, गरीब हो चुके थे। ठीक है, अब इनको ये नहीं था कि मैं किस चीज की डिमांड करूं। एक नंबर बात। दो नंबर बात ये थी कि जब ब्रिटेन के लोगों ने इन पर हुकूमत कर ली, तो ये भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग थे, उनके प्रति इनका आकर्षण खत्म हो गया, और ब्रिटेन की जो विलासिता की वस्तुएं थी ना, उनकी तरफ इनका ध्यान क्या हो गया, ज्यादा आकर्षित हो गया। और देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ब्रिटेन ने प्रचार ही ऐसे किया कि देखो, हम सिखाएंगे आपको रहना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, चाल चलन कैसे रखना है। तो एक तरीके से भारत का जो रजवाड़ा था, उस रजवाड़े के अंदर होड़ मच गई कि वो भी अंग्रेजों की तरह रहे, अंग्रेजों की तरह बर्ताव करे, अंग्रेजों की तरह खाए, अंग्रेजों की तरह रहे, अंग्रेजों की तरह शिक्षा ले। तो अब जो भारत का जो
इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसकी वस्तुएं खरीदेगा या वो ब्रिटेन वाली खरीदेगा? वो ब्रिटेन वाली खरीदेगा। और यही मैंने आपको बताया था कि 1813 के बाद में भारत के लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जो ब्रिटेन ने कोशिशें की थी कि कैसे न कैसे हम इनको ऐसी शिक्षा दें कि ये रक्त और नस्ल से तो भारतीय रहे, लेकिन इनका दिमाग कैसा हो जाए, यूरोपीय जैसा हो जाए, ताकि ये यूरोप में, ब्रिटेन में विनिर्मित वस्तुओं के बाजार के तौर पर क्या कर सके, व्यवहार कर सके। तो रजवाड़े थे ना, वो विदेशी वस्तुओं की ओर क्या हो गए, आकर्षित हो गए। तो अब बताइए, भारत में बनी हुई वस्तुएं, भारत में बने हुए जो उद्योग है, उनका अनौद्योगिकरण होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सही होगा। और भारत के पास क्या थी? पुरानी अनुत्पादक तकनीकें थी, जिनका वो जो आउटडेटेड हो चुकी थी, जो अपडेट नहीं थी। और ब्रिटेन के पास और यूरोप के पास में क्या थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ताज़ा ताज़ा आया था, और बहुत ही लो कॉस्ट के ऊपर हाई वैल्यू के और बहुत ही उच्च गुणवत्ता के, हाई क्वालिटी के मालों का, वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है? भारत के पास सामाजिक पूंजी का अभाव था। मतलब भारत के पास ऐसे लोग नहीं थे जो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को समझ के, जो तकनीकों को समझ सकें, और ऐसी चीज़ें भारत में नहीं थी। और दूसरी बात ये थी कि भारत की सोसाइटी में एक तरीके उस वक़्त रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं थी कि कैसे रिस्क लेके ट्रेड को आगे बढ़ाया जा सके या प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। एक भारत का समाज एक बंद समाज था, जो ठीक था, अपने में था, स्वावलंबी समझते थे, और कि जो है वो बहुत बढ़िया है, और अपनी संस्कृति और धर्म पे गर्व करने वाले लोग थे, ज़्यादा इधर-उधर नहीं देखते थे। तो सामाजिक पूंजी नहीं थी, ऐसी सोशल कैपिटल नहीं थी जो ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों का क्या कर सके, सामना कर। उद्योगों को कृषि का समर्थन नहीं मिला। अब देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर एग्रीकल्चर सेक्टर सपोर्ट नहीं करेगा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब उन्होंने आर्थिक नीतियाँ ऐसी बनाई थी कि भारत में जिन फसलों का उत्पादन होता था, वो सपोर्ट किसको करते थे? ब्रिटेन की इंडस्ट्री को करते थे। भारत की इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर पाते। भारत की इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री भी क्या हो गई? डैमेज होने लगी। और जैसे मान लो कि भारत के अंदर एक हस्तशिल्प उद्योग लगा हुआ है, और उसके अंदर खाद्यान्न वस्तुओं की ज़रूरत है, ताकि श्रमिक खाना खा सके और उत्पादन का काम कर सके। अब हाल ये हो गया कि ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के कारण गांव में ही खाद्यान्न फसलों की कमी है। तो आप बताइए कि शहर में बैठे हुए आदमी को, श्रमिक को क्या खाद्यान्न मिलेगा? नहीं मिलेगा। और इसीलिए अकाल के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रभावित था, वो शहरी वर्ग हुआ। यहाँ तक हालात थे 1945-46 के अंदर, जब पत्रकार घूमते थे, तो ये था कि कलकत्ता की सड़कों के ऊपर भूख से लोग मरे हुए पड़े रहते थे, और सुबह नगर पालिका की गाड़ियां आती थी और उनको उठा के, गिन के, और उनको ले जाती थी। लोग सड़क पे भूखे मर जाते थे और खाद्यान्न नहीं पहुंचता। तो अब मान लीजिए, आप सोच के देखिए, उससे ठीक 100 साल पहले अगर भारत का कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर चल रहा था, जिसको खाद्यान्न फसलों की मांग थी, तो खाद्यान्न तो खुद गांव में उपलब्ध नहीं है, उस शहर में उपलब्ध कैसे होगा? और वो खाद्यान्न उपलब्ध कहाँ था? वो ब्रिटेन के लिए उपलब्ध था, ब्रिटेन के उद्योगों के लिए उपलब्ध था, ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध था, लेकिन भारत के उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं था, क्योंकि आर्थिक नीतियां ऐसी बनी हुई थी ना, कि भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात ये थी कि भारत में मान लो अच्छे उद्योग चल रहे हो, जैसे जूट उद्योग चल रहा था, रेशम उद्योग चल रहा था, गलीचा उद्योग चल रहा था, सोल उद्योग चल रहा था, आपके सूती वस्त्र उद्योग चल रहा था। इनके विकल्प के तौर पर ब्रिटेन में, यूरोप में ऐसी चीजें खड़ी हो गई थी जो सस्ते दाम में और उच्च गुणवत्ता में उपलब्ध थी। जैसे जूट था, पेंसिली एक जगह थी जहाँ पे जूट है ना, आसानी से उत्पादित होने लग गया, और बढ़िया क्वालिटी का होने लग गया। तो भारतीय सेक्टर था ना, उससे क्या नहीं कर पाया, प्रतिस्पर्धा नहीं कर। ठीक है? ऐसे ही सोल था कश्मीर का, उसके लिए ब्रिटेन में कोई और अन्य जगह थी जहाँ पे सोल का उत्पादन होने लग गया। जैसे मैनचेस्टर था, तो वहाँ पे आपके ये किसका उत्पादन होने लग गया? सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन होने लग गया। तो भारत का सूती वस्त्र उद्योग उसका क्या कर नहीं कर पाया, सामना नहीं कर पाया। और वहाँ का जो सूती वस्त्र था, वो सस्ते दाम में भारत के लोगों को मिल रहा था, और भारत के लोग वैसे ही गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी में फंसे हुए थे। तो उनको कोई सस्ते दाम में कपड़ा मिल रहा है, तो सीधी सी बात है, वो उसको ही खरीदेंगे। उसको क्यों खरीदेंगे? तो भारत का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो अनऔद्योगिकरण का क्या हो गया, शिकार हो गया। भाई साहब, ये तो हमने आलोचना कर दी कि ब्रिटेन वालों ने लूट लिया, पीट लिया, खा गए हमें, हमारा खून चूस लिया। इन ब्रिटेन वाले भी तो कुछ बोलेंगे ना, जो ब्रिटिश इतिहासकार है वो क्या कहते हैं? भाई साहब, आप सब झूठे आरोप लगा रहे हो। हमने क्या किया कि भारत के जो अलग अलग राज्यों में जो चीजें बनी हुई थी,
हमने उन सब जगह को आपस में जोड़ा और एक अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित क्या की, अखिल भारतीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था विकसित की। और भारत में जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, आपस में लोग लड़ रहे थे, आपस में राज्य आपस में लड़ रहे थे, आपस में दो नस्लें लड़ रही थी, धर्म के जातियों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, हमने उनको खत्म किया और अच्छी सरकार दी और कानून व्यवस्था प्रदान की। और हमने एक जुडिशियल फ्रेमवर्क दिया, एक पुलिस का फ्रेमवर्क दिया, एक ब्यूरोक्रेसी का स्टील फ्रेमवर्क दिया और सब लोगों को अच्छे तरीके से हमने रखा था। सब लोग व्यापार करने लग गए थे, उत्पादन करने लगे थे और हमने देश का विकास किया था। ठीक है। और जैसे सूती वस्त्र की मांग थी या अन्य चीजों की मांग थी, उस मांग की हमने अपने सामान से क्या की थी, पूर्ति की थी। अगर हम वो सामान आपको नहीं देते तो आपकी इतनी महंगाई हो जाती, इतनी महंगाई हो जाती कि आप उस महंगाई का सामना ही नहीं कर सकते। तो ये तो हम लोग थे कि जिन्होंने उस वक्त जब दुनिया में मुद्रास्फीति बढ़ी हुई थी, हमने आपके यहाँ मुद्रास्फीति बढ़ने ही नहीं दी। आपके लिए हमने आपकी डिमांड पूरी की हमने, और आप हम पे आरोप लगा रहे हो कि हमने लूट लिया। आपके हस्तशिल्प उद्योग के लिए हमने बहुत ही सस्ता धागा उपलब्ध करवाया। मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, बहुत ही सस्ता धागा उपलब्ध कराया। आप अपने आंकड़े उठा के देखिए कि हमने आपके लिए कितना धागा भेजा था, और आप कह रहे हो आपके सूती वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है। समाज था, राजनीति थी, अर्थव्यवस्था थी, सबके अंदर हमने क्या किया था, एक प्रकार का एकीकरण किया था। भारत को हमने एक सूत्र में पिरोने की क्या की थी, कोशिश की थी। वरना आप तो क्या थे, अलग अलग थे। बंगाल का आदमी क्या सोच रहा है, पंजाब का क्या सोच रहा है, तमिलनाडु का क्या सोच रहा है, जम्मू कश्मीर का क्या सोच रहा है। हमने एक रेल व्यवस्था दी, एक डाक व्यवस्था दी, एक तार व्यवस्था दी, एक एक प्रकार का प्रशासनिक ढांचा दिया। जो कश्मीर में था वही तमिलनाडु कन्याकुमारी में था, वही बंगाल में था, वही आपके पूर्वोत्तर भारत में था, वही आपके आज के पाकिस्तान के अंदर था। तो हमने आपको क्या नहीं दिया, हमने आपको एक एकीकृत व्यवस्था दी। आपके समाज को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की, आपकी राजनीति को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की, आपकी अर्थव्यवस्था को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। हमने एक आपको अखिल भारतीय अर्थव्यवस्था दी, हमने आपको अच्छी सरकार दी, अच्छी कानून व्यवस्था दी, स्थायित्व दिया था। तो जो समाज और राजनीति और अर्थव्यवस्था थी, ये स्वामित्व नहीं लिखा हुआ, ये स्थायित्व है। उन सब में हमने क्या प्रदान किया था, आपको स्थायित्व प्रदान किया था। और आप हमें कह रहे हो कि लूट लिया, लूट लिया, लूट लिया। हमने कहाँ लूट लिया आपको। लेकिन बात ये थी कि मैंने आपको उदाहरण दिया था। अब ये कह रहे हैं कि हमने आपको भाई साहब सस्ता धागा दिया था, लेकिन मजाक ये था कि जो धागा था ना, उससे सस्ता तो यूरोपीय कपड़ा आता था। मान लो धागा आ रहा है 10 रुपए का और कपड़ा आ रहा है 5 रुपए का, तो एक आदमी धागा खरीद के कपड़े का उत्पादन करेगा या सीधे 5 रुपए में कपड़ा लेगा? सीधी सी बात है, कपड़ा लेगा। तो भारत में ऐसी नीतियां लागू की कि भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, बर्बाद हो। ये ब्रिटेन का पक्ष है। ठीक है। ये ब्रिटेन ने कहा था कि हमारी बात ऐसे 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 है। और जो शशि थरूर की बुक है द डार्क एरा, उसके अंदर ये बहुत सारे फैक्ट ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। लेकिन जब भी आप फ्री हो उसको जरूर पढ़ना। उसके अंदर दो चीजें बहुत बेहतरीन समझाई हुई है। एक तो कि कैसे ब्रिटेन के लोग उस वक्त नस्लवाद करते थे, और दूसरी चीज ये थी कि कैसे उन लोगों ने एक महीन आर्थिक नीतियों को लागू करके, सूक्ष्म आर्थिक नीतियों को लागू करके, जो भारत के लोगों को अभी भी समझ में नहीं आती। तो उस वक्त तो बेचारी उस गरीब जनता को, अनपढ़ जनता को, अशिक्षित जनता को क्या समझ में आई कि कैसे ये हमें आर्थिक तरीके से क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं। अनार्थिक था सारे मॉडल उस समय भी। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ना, वो अनार्थिक था, कोई प्रॉफिट नहीं था उसका। लेकिन बेरोजगारी अधिक, इतनी अधिक थी कि हमें फिर भी उस इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करना पड़ता था, चलाना पड़ता था। मतलब ब्रिटेन की इतनी क्रूर आर्थिक नीतियों के बावजूद भी भारत के कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर चल रहे थे। तो वो क्यों चल रहे थे? क्योंकि बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि उन्हें उन्हें चलाना पड़ रहा था। दूसरी कुछ चीजें ऐसी थी, कुछ ऐसे सामान थे, कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिनका अल्टरनेट ब्रिटेन और यूरोप हमें उपलब्ध ही नहीं कर पाया। जैसे बढ़ईगिरी का जो सामान था, लुहारगिरी का जो सामान था, कुम्हार का जो सामान था, उसका विकल्प नहीं दिया उन्होंने। घड़े उपलब्ध नहीं कराए हमें। लुहार जो सामान बनाते थे, जो हमारे घर में इस्तेमाल होते, जैसे मान लो आपकी
कोंकणी मान लो या चिमटा मान लो, ये सब चीजें ब्रिटेन के लोग उपलब्ध नहीं करा पाए थे। इसीलिए क्या था, लोहारगिरी का धंधा था, बढ़ईगिरी का धंधा था। अब देखिए, ब्रिटेन के अंदर अगर जो फर्नीचर बन रहा है या गेट बन रहे हैं, वो उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है, और अपने जो बन रहा है वो अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। अब हो सकता है कि रोईडे की लकड़ी राजस्थान में काम आ रही हो, रोईडे की लकड़ी वहां पे काम नहीं आए। तो हमारे जो बढ़ईगिरी का काम था, लोहारगिरी का काम था, कुंभकारी का काम था, वो चलता रहा। वहाँ पे शायद घड़े का इस्तेमाल ही नहीं हो, क्योंकि ठंड इतनी होती है, लेकिन हमारे गर्मी ज़्यादा थी तो हमारे घड़ा काम आता था। तो इन चीज़ों का वो अल्टरनेट उपलब्ध नहीं करा पाए थे, विकल्प उपलब्ध नहीं करा पाए थे, इसीलिए ये सेक्टर चलता रहा। कुछ सेक्टर इसलिए चलते रहे क्योंकि इनके लिए विकल्प नहीं था, और कुछ सेक्टर इसलिए चलते रहे क्योंकि वो अनार्थिक थे, लेकिन बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उनको चलाना पड़ता था। दूसरी बात, मान लो कि किसी चीज़ की इतनी मांग हो गई कि ब्रिटेन और यूरोप भी जो उसका उत्पादन कर रहे हैं ना, उस उत्पादन के द्वारा उन चीज़ों की मांग की पूर्ति नहीं हो रही है, तो फिर भारत के अंदर भी उन चीज़ों की क्या होगी, उत्पादन होगा। जैसे चाय है, जैसे कॉफ़ी है, चाय कॉफ़ी का उत्पादन तो वहाँ पे तो होगा ही नहीं ना। तो चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान वो कहाँ पे बनेंगे? भारत के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, क्लाइमेट, जलवायु उसके अकॉर्डिंग थी। यूरोप के पास ये नहीं थी। तो बाजार की मांग पूरे करने के लिए कुछ भारतीय औद्योगिक क्षेत्र क्या है, चलते रहे। लेकिन व्यापक तौर पे हम देखें तो ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों ने भारत के अंदर अनऔद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया था, भारत के अंदर ग्रामीण ऋणग्रस्तता पैदा कर दी थी, कृषि के वाणिज्यिकरण ने भारत के प्राथमिक ढांचे को तबाह कर दिया था, द्वितीयक ढांचे को तबाह कर दिया था, और इस प्राथमिक और द्वितीय ढांचे के कबर के ऊपर एक ऐसा अधूरा तृतीयक क्षेत्र पैदा हुआ था। जो तृतीयक क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र था, जो रेलवे थी, जो डाक सेवा थी, जो तार सेवा थी, वो भारत के भले के लिए कतई नहीं थी, वो सिर्फ ब्रिटिश औपनिवेशिक हित को पूरा करने के लिए थी कि जल्दी से जल्दी भारत से जितना हो सके सस्ते दाम पर, कम लागत पर कच्चे माल को यहाँ से भेजा जाए, और ब्रिटेन में विनिर्मित वस्तुओं को ज्यादा से ज्यादा लाकर भारत के बीच में उसको खपा सके और प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, और इस सारी प्रक्रिया के अंदर जो भारत जो भी उत्पादन करता था, भारत जो भी मेहनत करता था, भारत के लोग जो भी मेहनत करते थे, जो भी जाते थे या जो भी शिल्प उद्योग में उत्पादन करते थे, का अंतिम फायदा ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के कारण किसको होता था, ब्रिटेन को होता था, और उसको हम बोलते हैं धन की निकासी। अब वो धन की निकासी क्या है, वो उस धन की निकासी ने कैसे भारतीय राष्ट्रवाद को प्रवृत्त किया, जागृत किया। दो चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों ने भारत के अंदर किसान समुदाय को उग्र बना दिया, जनजातीय समुदाय को उग्र बना दिया, विभिन्न धर्मों को उग्र बना दिया। और ये हम जब 1857 की क्रांति पढ़ी थी, तो मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति के कारणों के पीछे अगर कोई बड़ा कारण जब माना जाएगा, तो वो 1813 के बाद की ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद की नीतियां थी, जिसने भारतीय समाज और राजनीतिक ढांचे में इतने तीव्र बदलाव किए कि उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कर दिया, विरोध कर दिया, उसके विरुद्ध बगावत कर दी। ठीक है, तो अब हम समझेंगे, जैसे 1857 की क्रांति की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा कि भारत में 1857 के बाद में जो किसान और जनजातीय आंदोलन हुए, स्वतंत्रता आंदोलन हुए, वो कैसे ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के शोषण से शिकार लोग थे, सामाजिक नीतियों के शोषण के शिकार लोग थे, राजनीतिक नीतियों के शोषण के शिकार लोग थे, उन लोगों ने कैसे उस स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, और साथ में हम ये समझेंगे कि हमने जो ये हमारा जो तीसरा वीडियो है, इस तीनों वीडियो को मिला के हम अगले वीडियो में ये समझेंगे कि धन की निकासी सही मायने में क्या थी, और जिसने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को सबसे पहले ये बताया कि भाई साहब, आपको इन महीन और सूक्ष्म तरीकों से ब्रिटेन की सरकार है, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो आपको लूटती आ रही है, और आपको पता नहीं चल रहा है, ये आपका कोई विकास नहीं कर रहे हैं, ये विकास का बहाना लेकर आपको। तो वो हम अगली वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने अभी तक 3 वीडियो देख लिए, ठीक है, 2 वीडियो आपकी 1857 की क्रांति के आपके ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, आपका धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर